जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों अपन संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर अपन पढ़ रहे थे और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सब अपन देख रहे थे। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, प्रमुख संविधान संशोधन, इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक अपन बात करें दोस्तों तो छोटे लेवल से लेके और अपन एक हाई लेवल तक के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सबों को मैंने एक टेबल चार्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बार इस चैप्टर्स को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स जरूर बनाइएगा। जो भी आपके पास बुक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। आपके क्वेश्चन 101% क्वेश्चन दोस्तों आपकी सही बनेंगे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं और फिर याद करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक साइड मैंने लिखा है संविधान संशोधन के वर्ष, कि कौन से वर्ष में संविधान संशोधन हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। दूसरी साइड में दोस्तों मैंने उसकी विशेषताएं लिखी हैं कि जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या स्पेशल हुआ था, वो सब मैंने समाहित किया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, एक बार इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्यों अपने को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता हुई, क्यों ये संविधान संशोधन किए जा रहे थे बार बार में। तो जैसा कि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, बनाया गया था, उस समय हमारे देश की आबादी कुछ और थी, परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। जैसे जैसे समय बीतता है, समय व्यतीत होता है दोस्तों, तो परिस्थितियाँ भी चेंज होती है और अपने देश की आबादी भी बढ़ती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपने को संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के लिए दोस्तों अपने संविधान में एक आर्टिकल नंबर है, अनुच्छेद नंबर 368। 368 अनुच्छेद में दोस्तों यह बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। तो कई बार पूछा भी जाता है छोटे लेवल के एग्जामों में कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। तो 368 अनुच्छेद है दोस्तों, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेद के आधार पर समय समय पर अपने संविधान में संशोधन किए गए और उनको संविधान के अंदर समाहित किया गया और उनको लागू किया गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों ली गई थी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 और किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों ग्रहण की गई है। आइए दोस्तों अपन इनको बारी बारी से एक टेबल फॉर्मेट में याद रखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों अपने को याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। उसके एक साल बाद ही ये दोस्तों हुआ था 1951 में दोस्तों। उसके एक साल बाद ही फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 1951 में। इसके अंदर दोस्तों अपन ने अनुसूची वाले चैप्टर्स में भी देखा है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। इस अनुसूची में उस समय दोस्तों ये कहा गया था कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल है उनको अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इसमें बताई गई थी दोस्तों। तो अपने को मोटे तौर पर दोस्तों याद रखना है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। इसमें दो बातें याद रखनी है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार प्रणाली है वो उससे संबंधित है। तो यहाँ से अपन ने पहला संविधान संशोधन याद किया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों ये देखिएगा बीच के जो फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 ये क्यों नहीं लिखे मैंने दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं वही चीज़ या वही फैक्ट्स आपको लिखता हूँ या वही फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं फालतू के जो भी चीज़ें हैं उनको मैं रिमूव करता हूँ और जो काम की चीज़ें हैं वही आपको बताई जाती हैं। तो इस चीज़ को स्पेशल ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपको बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो चीज़ें सफिशिएंट है। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया जाता है उतना आप एक बार तैयार कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं बनते हैं तो उसके बाद मेरे पास कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, आपने नहीं बताया, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बार ये जितने बताए इनको आप एक बार याद कीजिएगा, ये आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये चीज़ें दोस्तों सफिशिएंट है।
देखिए दोस्तों, अब अपन आते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया, राज्य के वर्गों की समाप्ति। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 1956 से पहले दोस्तों अपने राज्यों जो अपने स्टेट्स हैं उनको क्या क्या गया इस टाइप से वर्गों में बांटा गया था। और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत वर्गों की समाप्ति कर दी गई और अपने देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन के समय अपने देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, तो राज्य तो थे 14 और केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों 6। तो याद रखना है दोस्तों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। तो 7वां संविधान संशोधन राज्यों में वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, एक चीज़ तो ये याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं अपने देश में अभी भी 28 राज्य है और हाईकोर्ट अभी भी अपने देश में 25 ही है। तो सिंपल सी बात है कि हाईकोर्ट कम है, राज्य ज़्यादा है और जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है काफ़ी। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों की कमांड एक हाईकोर्ट संभालेगा। ये चीज़ किस में बताई गई है दोस्तों, ये चीज़ 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत बताई गई थी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 56 में 2 चीज़ें, वर्गों की व्यवस्था समाप्त और एक हाईकोर्ट होगा अधिक राज्यों के लिए। दोस्तों की पॉइंट याद रखना है, एक हाईकोर्ट होगा अधिक राज्यों के लिए, यहाँ पे वर्गों की व्यवस्था समाप्त। अगला देखते हैं दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1973। देखिए दोस्तों, चूंकि 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा दोस्तों लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में भी दोस्तों 545 ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत की गई, 31वें संविधान संशोधन के तहत की गई 1973 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत दोस्तों सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, मतलब सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में दर्जा मिला। वो किस संविधान संशोधन के तहत मिला, 36वां संविधान संशोधन 1975। कई बार दोस्तों ओल्ड राज्य का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन और ये पूछता है, इसलिए इसको अपन ने इंक्लूड किया है अपने इस टेबल फॉर्मेट में। तो याद रखिएगा, सिक्किम कब बना 22वां राज्य, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 42वां संशोधन 1976। ये दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की कैटेगरी के अंदर इसको अपन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई संविधान के अंदर, तो इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बिंदु तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई इसलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, या फिर इसको अपन इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या क्या किया गया, इसमें 4-5 बिंदु शामिल किए गए, अपने को सभी बिंदुओं को याद रखना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से पूछे जाएंगे वो। नंबर 1 पॉइंट लघु संविधान संशोधन। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों मूल कर्तव्य। मौलिक जो कर्तव्य है दोस्तों प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं थे, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़े गए। अब वो कहाँ जोड़े गए, भाग 4 क में जोड़े गए दोस्तों, ये भी याद रखना है, भाग 4 क में जोड़े गए और अनुच्छेद 51A में जोड़े गए। तो ये आर्टिकल नंबर भी याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 51A और किस भाग में जोड़े गए, भाग 4 क में जोड़े गए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रस्तावना के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो वो अपन यहाँ याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पूछा जाता है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से 3 वर्ड है वो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए। तो यहाँ से 3 बिंदु, लघु संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 शब्द। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को अपन एक साथ याद रखते हैं। अब नीचे वालों को एक साथ याद रखेंगे दोस्तों। नीचे वालों को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे वालों को याद रखने के लिए अपन एक थोड़ा फॉर्मेट समझते हैं दोस्तों। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय की बात है दोस्तों, उस समय अपने देश में आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी जो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका शासन था और आपातकाल की स्थिति लगी हुई थी। तो चूंकि आपातकाल लगी हुई थी तो सारा जो कार्यभार है वो अपन सेंटर से संभाला जाता है, तो
कार्यभार अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही संभाल रही थी, तो वो अपनी मर्जी से कुछ एक उन्होंने संविधान के अंदर फेरबदल किए और उन्हीं को अपन यहाँ से समझ सकते हैं। चूंकि आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी का शासन था, तो वो अपनी मर्जी से फेरबदल कर सकती थी। तो उसी को लेकर पढ़ते हैं दोस्तों अपन। उसने क्या किया दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य। जैसे कि दोस्तों अपन पढ़ते हैं, कोई भी बिल जैसे जाता है लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद अपने राष्ट्रपति महोदय जी के पास में जाता है। तो जैसे ही बिल, राष्ट्रपति महोदय को ये अधिकार है कि उस बिल को वापस पुनर्विचार के लिए वो लोकसभा या राज्यसभा में लौटा सकता है, लेकिन इस अधिकार को उसने समाप्त कर दिया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को सलाह उसको मानने के लिए वो बाध्य बना दिया गया। तो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए इसने बाध्य कर दिया अपने फायदे के लिए दोस्तों। तो यहाँ से याद रखना, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 42वां संविधान संशोधन। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा का दोस्तों जो भी अपने विधानसभा है राज्य में और लोकसभा है उसका कार्यकाल नॉर्मली 5 वर्ष होता है, अभी भी 5 वर्ष ही है। तो इस संविधान संशोधन के तहत 5 से 6 वर्ष किया गया था। याद रखना, ये एक अपवाद स्वरूप बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी ने इसको। तो लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किसने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया था। ये संविधान संशोधन जरूर याद रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ एक विषय है दोस्तों, जैसे शिक्षा है, ये पूछा जाता है जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, शिक्षा, वन्य जीव, नापतोल आदि को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये जो विषय है दोस्तों, ऑलरेडी शिक्षा, वन्य जीव, नापतोल ये राज्य सूची के विषय थे, इनको उठा के इसमें संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों जानते हैं राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि अपनी इनको संवर्ती सूची में अगर शामिल कर देंगे तो अपन इनके कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंटर के पास आ जाएगा। इसीलिए इसने 4-5 विषयों को उठाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया। अब दोस्तों एक और इसने क्या किया, एक और अपन यहाँ से याद रख सकते हैं, संसद विधानमंडल की कोरम व्यवस्था समाप्त करना। अब दोस्तों कोरम व्यवस्था क्या होती है कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाएं जो होती हैं उसके जो टोटल मेंबर होते हैं उसके 1/10 सदस्य अगर बैठक में उपस्थित होते हैं तो वो जो भी बिल या जो भी सहमति देते हैं तो उनका वो बैठक का वो मान्य होती है और वो उसकी सहमति मान ली जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस समय क्या किया, संसद और विधानमंडल की कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी। मतलब बैठक में चाहे जितने भी मेंबर आए, चाहे 1/10 मेंबर आए या ना आए, या न के बराबर 2-5 आदमी भी अगर आके बैठक में कोई भी बिल को स्वीकृति दे दी तो वो मान लिया जाएगा। उसने कोरम व्यवस्था जो 1/10 जो अनिवार्य नेसेसरी जो कैंडिडेट्स थे उनको हटा दिया उस चीज़ को कि कितने भी मेंबर आके कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था की दोस्तों इंदिरा गांधी जी की, संसद और विधानमंडल की कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये जो चीज़ें थी दोस्तों उसने 3-4 ही चीज़ें ये अपने फायदे के लिए की उन्होंने। तो इनको अपन याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक तो राष्ट्रपति को सलाह के लिए बाध्य कर दिया, कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। और 2-3 विषय हैं जो उनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया। कौन कौन से हैं, शिक्षा है, वन्य जीव है, नापतोल है, ये जो विषय हैं दोस्तों इसने उठा के राज्य सूची से संवर्ती सूची में रख दिया। तो यहाँ से दोस्तों इन 4 को ही अपन आपातकाल के हिसाब से याद रख सकते हैं, चारों विषयों को एक साथ लेके, कि उसने फायदे के लिए ये 4 चीज़ें लगा दी थी। क्योंकि दोस्तों अपन देखेंगे अभी 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल के इसमें इंदिरा गांधी जी ये कुछ संशोधन कर रही थी, उसी के बाद जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार जाती है और अपन पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद में अपनी जनता दल की सरकार आती है और वापस वो कुछ एक जो इसने नियम और ये जोड़े थे संविधान के अंदर वो वापस उनको हटा देते हैं। तो यहाँ से अपने को इनको याद रखना है, 3 चीजें ऊपर की, 4 नीचे की। लघु संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य जोड़े गए और दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, फिर राष्ट्रपति को बाध्य किया और शिक्षा, वन्य जीव, नापतोल 4 विषयों को राज्य सूची संवर्ती सूची में, और लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 और कोरम व्यवस्था को समाप्त किया गया। जैसे कि दोस्तों मैंने बता दिया है कोरम व्यवस्था क्या होती है कि टोटल जो मेंबर होते हैं उनके 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो वो कोई भी बैठक आगे संपन्न मानी जाती है। अदरवाइज 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो तो बैठक संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसी को कोरम व्यवस्था बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दी थी। अब देखिए दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इंदिरा गांधी जी की सरकार यहाँ पर जा चुकी है
44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1978 में। तो इसको याद रखना है, 1978 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। जैसे कि 1977 में अपन सब लोग जानते हैं दोस्तों, जनता दल की सरकार बन चुकी थी और अपने जो पहली बार, कई बार पूछा जाता है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में बनी थी। प्रधानमंत्री सब आप जानते हो, मोरारजी देसाई अपने प्रधानमंत्री बने थे, उनके नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी। तो इसने 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया वो अपन यहाँ से सीखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चूंकि जनता दल की सरकार बन गई तो ये वापस से जो इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था वापस उनको हटाएंगे। तो क्या क्या है, क्या याद रख सकते हैं यहाँ से? लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। जो इसने 6 वर्ष किया था, इसने पुनः 5 वर्ष कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब राष्ट्रपति कोई भी बिल आता है पास होने के लिए, जैसे पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में पेश होता है, फिर राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उस बिल को पुनः लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा या राज्यसभा उस बिल में बिना कोई संशोधन के उसको वापस राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है। तो दूसरी बार में राष्ट्रपति महोदय को उसको स्वीकृत करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ बताई गई है दोस्तों। यहाँ पे इसने इसको राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने वापस छूट दे दी कि बिल को एक बार वापस लौटा सकता है। तो ये चीज़ अपन यहाँ से और तीसरी चीज़ है दोस्तों, कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू। मतलब जो कोरम व्यवस्था पहले से चली आ रही थी कि बैठक में 1/10 सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं, उसी को दोस्तों इन्होंने वापस लागू कर दिया कि 1/10 सदस्य होंगे तो ही बैठक संपन्न मानी जाएगी, अदरवाइज बैठक संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो ये इसने वापस लागू कर दी कोरम व्यवस्था। जैसे कि दोस्तों अपने मानो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो उनका 1/10 करेंगे अपन दोस्तों, तो 1/10 ये हो जाएगा 54.5, लगभग 55 सदस्य। मतलब 55 सदस्य अगर बैठक में आएंगे तो ही बैठक संपन्न मानी जाएगी, तो ही वो कोई बिल वगैरह पारित कर सकते हैं। अदरवाइज वो अगर 55 से कम है, 53 है, 52 है, तो कोई बिल पारित नहीं करवा सकते। तो कोरम व्यवस्था को वापस लागू कर दिया गया इसमें। और दोस्तों एक और चीज, जो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह, याद रखना दोस्तों, वर्ड को पूछा जाता है बड़े जो कंपटीशन एग्जाम उसमें स्पेशली पूछा जाता है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द है ये जोड़ा गया दोस्तों। तो यहाँ से इसको याद रखना है। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में बताया गया है, अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात लागू होता है। तो 3 प्रकार के आपात है दोस्तों। एक तो उस समय जैसे कोई युद्ध करता है बाहर से, और आंतरिक अशांति, इसको भी दोस्तों उस समय आंतरिक अशांति को भी राष्ट्रीय आपात के अंदर शामिल किया गया था। जैसे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल आंतरिक अशांति को ही लेकर लगाया, लेकिन इस सरकार ने ये संशोधन किया दोस्तों कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, अगर जो अशांति फैली है वो अगर अस्त्र शस्त्र के साथ अगर कोई विद्रोह करता है तो ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। वैसे अगर शांति भंग होती है तो उसमें राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जाएगा। तो इन्होंने ये संशोधन किया, आंतरिक अशांति वर्ड को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ से याद रखना है। तो अपन इन चारों को दोस्तों एक साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि ये चारों मिले जुले हैं। नई सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने जो फायदे लिए थे उन्होंने वो वापस समाप्त कर दिए। क्या क्या समाप्त किए? विधानसभा और लोकसभा कार्यकाल 5 से जो वापस 6 से घटाकर 5 कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। कोरम व्यवस्था को पुनः यथावत रख दिया गया, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति कोई भी बिल को कैबिनेट के पास वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, ये व्यवस्था वापस कर दी उन्होंने। और राष्ट्रीय आपात में जो आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। और कई बार पूरा पूछ लिया जाता है कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कब लागू हुआ? तो 1978 में लागू हुआ, 44वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। तो इसको याद रखना है दोस्तों स्पेशली। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 चीजें अपन ने यहाँ से याद रखी, एक को इसका अपन अलग से याद रख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? जैसे कि अपन ने अनुच्छेद वाले चैप्टर्स में भी देखे थे, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अपन दोस्त जानते हैं सभी लोग, 20 है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 है वो जीवन जीने का अधिकार, जिसको अपन बोलते हैं व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति की गरिमा बोलते हैं।
तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, इनको किसी भी सूरत में निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं हटाया जा सकता, चाहे राष्ट्रीय आपात लगे या चाहे कुछ भी लगे। तो ये अपवाद स्वरूप अनुच्छेद है 20 और 21, राष्ट्रीय आपात के समय भी इनको नहीं हटाया जा सकता। बाकी जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनको काफ़ी हद तक सरकार चाहे तो उस समय पाबंदी लगा सकती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो भी अपने मौलिक अधिकार है उनको सरकार पाबंदी नहीं लगा सकती। तो इसको याद रखना है दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अपन ने 44वां संविधान संशोधन देखा दोस्तों कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं। 4 चीज़ें, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कोरम व्यवस्था समाप्त, कोरम व्यवस्था पूर्ववत लागू जैसे पहले थी, 1/10 सदस्य होंगे तो ही बैठक वो मान्य होगी, तो यही वापस इसमें लागू कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपात में आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, और अनुच्छेद 20 और 21 है वो राष्ट्रीय आपात के समय भी नहीं हटाए जा सकते। तो यहाँ से अपन ने 5 चीज़ें देखी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन और ये 44वें संविधान संशोधन में कुछ ज़्यादा बातें हैं, तो इनको अपन एक कॉलम के रूप में पेयर बना के इनको याद करेंगे। एक बार आप वीडियो वापस रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ेगी जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ये क्या है दोस्तों, जैसे अपन अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। इसमें दल बदल क्या है दोस्तों, जैसे उस समय दोस्तों अपनी सेंटर लेवल पे छोटी छोटी पार्टियां हैं वो चुनाव जीत के आ रही थी, और चुनाव जीतने के बाद दोस्तों उनको जो पार्टी ज़्यादा पैसा देती वो उसी साइड अपना दल बदल लेती थी। तो इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अगर कोई पार्टी किसी विशेष चिन्ह से चुनाव जीत के आती है तो चुनाव जीतने के बाद भी वो उसी पार्टी को फॉलो करेगी, उसी पार्टी में रहेगी। ये चीज़ लागू की दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़कर और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, ताकि चुनाव जीतने के बाद कोई पार्टी दल बदल नहीं कर सकती। अगर दल बदल करना है किसी भी पार्टी को तो चुनाव से पहले कर सकती है। ये व्यवस्था 10वीं अनुसूची में की गई दोस्तों, याद रखना। 52वां संशोधन 10वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। ये दोस्तों क्या है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। यहाँ से दोस्तों कंपेरिजन करके याद रख सकते हैं। 36वां 1975 में क्या सिक्किम को 22वां राज्य, और 56वां 1987 में गोवा को 25वां राज्य। 36, 56, 22, 25, तो इसको अपन कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 25वां राज्य कब बना दोस्तों गोवा? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत बना था। उसके बाद भी दोस्तों अपन जानते हैं 3 राज्य और बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो अपन 2000 ईस्वी में बने थे। तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, 27वां राज्य उत्तराखंड है, 28वां राज्य झारखंड है। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 27वां राज्य कौन था। तो तीनों राज्य एक ही साथ बने थे, लेकिन इनको क्रम से याद रखना है। 26वां छत्तीसगढ़, 26 पे है छत्तीसगढ़, 27 पे उत्तराखंड और 28 पे है झारखंड। दोस्तों इनका क्रम याद रखना है। 2000 में बन गए थे तीनों राज्य। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों तो चूंकि उसके बाद अपन जानते हैं कि तेलंगाना भी एक नया राज्य बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नया राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो इसको भी याद रखना है, 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। और उस समय जो राज्य थे दोस्तों वो 29 राज्य हो चुके थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे। तो और उसके बाद अपन जानते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2019 के अंदर है 31 अक्टूबर 2019 को वो 370 जो धारा थी जम्मू और कश्मीर की उसको हटा दिया गया और उनको वहाँ पे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद में भारत में वर्तमान 228 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ से ये भी करंट के हिसाब से आप याद रख सकते हो, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये पूरे वीडियो के माध्यम से समझा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी बातें हैं वो संविधान में समाहित की गई और उनको लागू किया गया। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे संविधान संशोधन का सेकंड पार्ट, जिसमें अपन कुछ संशोधन बच गए 8-10 उसको देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप संविधान संशोधन से संबंधित
किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनाइएगा, किसी भी बुक से, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से आपके क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो या चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो। तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।